फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 8 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, तालिबान ने अपनी नई इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है। तो किसको क्या पोजीशन मिली हम देखते हैं। तो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा चुका है। बामिया बुद्धा को जो डिस्ट्रक्शन हुआ था 2001 में जब तालिबान पावर में था, तो इन्हीं ने उसको ऑर्डर दिया था। और साथ ही जो रहबारी शूरा है, डिसीजन मेकिंग जो रहबारी शूरा है, लीडरशिप काउंसिल है जो बेसिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, उसके चीफ भी हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा पता चल रही है क्योंकि हक्कानी नेटवर्क के काफ़ी सारे लीडर्स कैबिनेट में आए हैं। तो रावलपिंडीज इम्प्रिंट वॉज विजिबल एज लीडर्स ऑफ द हक्कानी नेटवर्क टेरर आउटफिट एंड द कांदार बेस्ड तालिबान ग्रुप डोमिनेटेड द न्यू कैबिनेट। इसके अलावा जो दोहा बेस्ड तालिबान है, जहाँ से इंडियन गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत ऑफिशियल बातचीत शुरू हुई थी तालिबान से, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैबिनेट में दी ही नहीं गई है। तो वाइल द दोहा बेस्ड तालिबान ग्रुप विच हैड बी नेगोशिएटिंग विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और उन्होंने न्यू दिल्ली के साथ भी कॉन्टैक्ट्स बनाए थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। अगर देखा जाए असेसमेंट किया गया है तो लगभग 33 में से जो 20 इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो हक्कानी नेटवर्क और कांदाहार बेस्ड तालिबान ग्रुप को दी गई हैं। अब ISI चीफ काबुल पहुंचे थे 3 दिन पहले कि उनकी जो प्रॉक्सीज है उनको प्लम पोस्ट मिल जाए, जैसे कि हक्कानीज को। और ये पता भी चल रहा है कि यहाँ पर जो उनकी प्रॉक्सीज है उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिल गई हैं फॉर इंडिया। हक्कानीज को अब गवर्नमेंट बर्थ मिली है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है। एज एक्सपेक्टेड किसी भी विमेन को पोजीशन नहीं मिली है कैबिनेट में। सिर्फ कुछ नॉन पाश्तून्स हैं, 33 में से सिर्फ 3 नॉन पाश्तून्स हैं। जैसे कि अभी तालिबान ये बोल रहा था कि उसकी जो भी गवर्नमेंट होगी वो इंक्लूसिव होगी, विमेन का ध्यान रखा जाएगा, विमेन का राइट्स का ध्यान रखा जाएगा, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंक्लूजन नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं है। आगे चलते हैं। हक्कानी, हेड ऑफ द हक्कानी नेटवर्क। तो हक्कानी तो जो सन ऑफ वॉरलॉर्ड जलालुद्दीन हक्कानी, उनके बेटे, वो रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने इंडियन एम्बेसी जो काबुल में 2008 में उस पर अटैक किया था। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे अटैक्स किए हैं जो कि इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। उनको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया। इसके अलावा वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हो उसको भी वही अपॉइंट करेंगे। तो हक्कानी नेटवर्क को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी गई और इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अ डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। अब ये क्या है, ये ग्लोबल टेररिस्ट है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इनके ऊपर बाउंटी रख रखी थी $5 मिलियन की फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द अरेस्ट ऑफ सिराजुद्दीन हक्कानी। ये इन्वॉल्व थे यहाँ तक कि जब प्रेसिडेंट हामिद करजाई हैं, अफगानिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उन असैसिनेशन अटेम्प्ट कराने की कोशिश की थी इन्होंने। उसके अलावा जब मुल्ला मोहम्मद हसन है जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है, वो UN की टेरर लिस्ट पर है। तो मतलब एक टेररिस्ट एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। ही वॉज अमंग द तालिबान फाउंडर्स, वो तालिबान के फाउंडर भी हैं। उन्होंने लगभग 20 साल रहबारी शूरा में काम किया, जो कि लीडरशिप काउंसिल है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। और साथ ही उन्होंने बामिया बुद्धा के डिस्ट्रक्शन के लिए भी बोला था। आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है। अब यहाँ पर आपको ये पता होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म लॉस थी उस पर स्टे लगाया था, तब एक पैनल भी फॉर्म कर दिया था कि वो लॉस के बारे में स्टडी करके एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। और वो जो पैनल ने एक रिपोर्ट बना दी लगभग 5 महीने पहले, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसे पब्लिक में पब्लिश नहीं किया गया। तो एक मेंबर है सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी की, उन्होंने 3 फार्म लॉज के ऊपर जो भी रिपोर्ट बनाई उसके वो खुद भी मेंबर है। तो उन्होंने ये अपील की है सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये रिपोर्ट पब्लिक में पब्लिश कर दो। A member of the Supreme Court appointed committee on the 3 farm laws that triggered farmer protests last year has urged the Chief Justice of India to release the panel's report in the public domain and forward it to the center। कि आप पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट रिलीज कर दो और सेंटर को इसको फॉरवर्ड कर दो। अब हम आगे चलते हैं। अब कोविड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि मुद्रा के जो भी मेनली लोन्स हैं वो NPA बनते चले जा रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर एक्सपीरियंसिंग अ शार्प सर्च इन द प्रोपोर्शन ऑफ मुद्रा लोन्स टर्निंग इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो मुद्रा के बहुत सारे लोन्स हैं जो NPA में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो इस वजह से क्योंकि लोगों की इनकम कम होगी कोविड की वजह से, और जो रीपेमेंट कैपेसिटी है बोरोवर्स की वो रीपे नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब नौकरी नहीं, सैलरी नहीं, तो रीपे कैसे करेंगे। The proportion of these NPAs are estimated to have shot up more than 3 times as of June end 2021। तो 2019-20 में जो NPA था मुद्रा लोन्स का, वो लगभग 3 गुना हो चुका है 2021 में। Gross NPAs in the मुद्रा लोन बुक is estimated to have reached around 20%, लगभग 20% पहुंच चुका है, इससे पहले जो 2020 में 6% था। अब की स्टेट्स में देखा जाए तो SBI के NPA जो मुद्रा लोन्स का वो 59% पे है। तो मुद्रा में तो आपको पता ही है, नॉन फार्म लोन में लोन दिया जाता है 10 लाख का बिना किसी कोलेट्रल के। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर जैसे लिखा भी हुआ है कि बैंक्स प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन्स अप टू ₹10 लाख टू नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। अब NPA बढ़ा है, लेकिन साथ साथ लोन का डिसबर्समेंट भी बढ़ा है। लगभग 3.11 लाख करोड़ जो 2018-19 में लोन दिए गए थे मुद्रा के अंदर, वो 3.29 लाख करोड़ हो गए थे। आगे हम चलते हैं। बस इस फर्स्ट पेज पर इतनी ही न्यूज़ थी और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है।
यहाँ पे स्मॉग टावर अब एक कनॉट प्लेस में भी लगा दिया गया है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नोडल एजेंसी होगी आनंद विहार में जो टावर है, इट्स फीचर्स आर सिमिलर टू वन एट द कनॉट प्लेस। तो कनॉट प्लेस पर एक लगाया जा चुका है, एक आनंद विहार में लगाया जा चुका है। ये लगभग 1000 क्यूबिक मीटर एयर को फिल्टर करेगा और 24 मीटर लंबा होगा। एयर को ऊपर से ड्रॉ करेगा, उसके बाद फिल्टर के थ्रू पास करेगा, बॉटम में रिलीज कर देगा। लगभग बॉटम में 40 फैंस लगा रखे हैं। अभी कितना फीजिबल है तो थोड़ा टाइम बाद ही पता चलेगा कितना पॉल्यूशन कम हुआ है। यहाँ पर दिल्ली का एक प्रोग्राम चल रहा है, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम। इसमें बच्चों के अंदर, जब वो बहुत छोटे हैं तभी से उनके अंदर बिजनेस वाला कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप वाला कल्चर इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि लगभग 41 बच्चे थे, उनको 9 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और उनको 1000 रुपये एज अ सीड मनी दिया गया कि आपको इससे प्रॉफिट कमाना है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें की, जैसे कि उन्होंने ब्लूटूथ स्पीकर्स बेचे, चॉकलेट्स बेची, कस्टमाइज एक्सेसरीज बेची और कोशिश किया कि कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाए। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। यहाँ पर इंडिया होस्ट करेगा G20 2023 में। तो G20 लीडर समिट 2023 में इंडिया होस्ट करेगा। और अभी जो शेरपा है G20 के, अब उनको पीयूष गोयल को बना दिया गया। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया शेरपा फॉर द G20। इसके अलावा इस बार की जो मीटिंग है वो इटालियन प्रेसिडेंसी के पास है और इंडिया मेंबर है G20 के लगभग 1999 से। इस बार शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था G20 के कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो ऐसे आप ग्रुपिंग याद कर लिया करो उसके कौन से मेंबर्स है, SCO, G20 ये सब। अब रशियन NSA इन दिल्ली फॉर हाई लेवल टॉक्स। तो रशियन NSA दिल्ली में आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। इससे कुछ टाइम पहले जो रशियन प्रेसिडेंट है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनके बीच में भी बातचीत हुई थी कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर कैसे डील किया जाए। तो बायलैटरल कंसल्टेशंस की बात हुई थी, उसी के चलते जो रशिया के NSA है वो इंडिया में आ रहे हैं ताकि बातचीत हो सके। अब इन द फास्ट चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, रशिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है अफगानिस्तान में, क्योंकि रशिया की इंगेजमेंट तालिबान के साथ पिछले कुछ सालों से चल रही है। न्यू दिल्ली एंगेजमेंट विद मॉस्को। अब न्यू दिल्ली क्यों एंगेज हो रहा है मॉस्को के साथ, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और रशिया दोनों का इंटरेस्ट है, क्योंकि दोनों को ही डर है कहीं अफगानिस्तान में तालिबान के पावर कैप्चर के बाद कहीं टेररिज्म इमिनेट होगी इन दोनों कंट्रीज में ना आ जाए। आगे चलते हैं। यहाँ पर COP26 होने वाली, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जो कि होगी ग्लासगो में। ग्लासगो है UK में। तो एट अ मिनिस्टेरियल मीटिंग अहेड ऑफ द COP26 समिट टू बी हेल्ड इन ग्लासगो इन नवंबर, अब मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये बात बोली है कि कंट्रीज़ के पास अपना राइट होना चाहिए कि वो कितनी टाइम फ्रेम रखना चाहते हैं। तो राइट ऑफ द कंट्रीज टू सेट देयर ओन टाइम फ्रेम्स, मतलब उनके ऊपर ऐसे थोप ना दिया जाए कि नहीं आपको 5 साल में इतना एमिशन कम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। कंट्रीज को डिसाइड करने दो कि वो कितने टाइम में करना चाहते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कंट्रीज अपने लोकल सर्कमस्टांसेस में ध्यान में रखकर अपने खुद गोल सबमिट कर दे कि हम 10 साल में ऐसा करेंगे, हम 15 साल में ऐसा करेंगे। आप उनको प्रेशराइज मत करो कि आपको नहीं 5 साल में ही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑन ट्यूसडे स्पोक अप इन फेवर ऑफ राइट ऑफ कंट्रीज टू सेट देयर ओन टाइम फ्रेम्स, कि वो अपने खुद के टाइम फ्रेम सेट कर सकें फॉर रीचिंग क्लाइमेट टारगेट्स विद इन द ओवर आर्चिंग कॉमन टाइम फ्रेम। आप एक कॉमन टाइम फ्रेम बना लो, लेकिन उसके अंदर कंट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी दो कि वो अपने टाइम फ्रेम्स खुद डिसाइड कर सकें। द मिनिस्टर हैज स्पोकन इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो मिनिस्टर ने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात की कि जो कंट्रीज है उनको दिया जाए कि वो अपने लोकल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट्स फॉर्म करें। पेरिस एग्रीमेंट 2021 से लेकर 2030 तक के बीच में सबने अपने इंटरनेशनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बताए थे, उसमें इंडिया ने भी बताए थे और इंडिया उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो कॉमन टाइम फ्रेम नेगोशिएशन COP24 में कोशिश की थी कि कॉमन टाइम फ्रेम नेगोशिएशन हो जाए, लेकिन उस समय जो कंट्रीज थे वो कंसेंसस में रीच नहीं कर पाए और ऐसा कोई कॉमन टाइम फ्रेम नेगोशिएशन हुआ नहीं। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट किए थे 10 सालों के लिए। तो इंडिया बिलीव्स कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंट्री को डिसाइड करने देना चाहिए कि वो 5 साल का टाइम फ्रेम चाहता है, 10 साल का टाइम फ्रेम चाहता है। और इंडिया ने अपनी ये वाली पोजीशन भी मेंटेन की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप्ड कंट्रीज़ की कि वो फंड्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पॉलन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है और कभी कभी उससे अस्थमा भी हो जाता है। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका मेन रोल होता है फर्टिलाइजेशन में। लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा पॉलन होते हैं एटमॉस्फेयर में तो क्या करते हैं लोगों की वो जब लोग सांस लेते हैं तो उनके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत आ जाती है और एलर्जीज हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है पॉलन कैलेंडर बनाने की, ताकि लोगों को पता हो कि अभी ये वाला टाइम है कि यहाँ पर ज़्यादा पॉलन देखने को मिल सकते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो घर के अंदर रहें, बाहर जाए तो मास्क लगा कर जाएँ ताकि वो इनहेल ना कर ले पॉलन को, जिसकी वजह से उनको एलर्जी ना हो। तो पॉलन सस्पेंडेड इन द एयर कैन कॉज वाइड स्प्रेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर ये जो पॉलन होते हैं जो अगर एयर में होते हैं उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वाइड स्प्रेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत आ जाती है, एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से अस्थमा, सीजनल राइनाइटिस और ब्रोंकियल इरिटेशन भी देखने को मिल सकता है। लगभग 20 से 30% की जो पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है एलर्जी को राइनाइटिस से
और उसमें से 15% जो होते हैं वो अस्थमा तक डेवलप कर लेते हैं। इसीलिए पॉलन कैलेंडर बनाने की बात की जा रही है। जो पॉलन होते हैं उनको 2 सीजन्स में डिवाइड किया जा रहा है। स्प्रिंग और ऑटम 2 सीजन्स हैं जहाँ पर एयर बॉर्न पॉलन डोमिनेट करते हैं। द फाइंडिंग्स विल एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलन सीजन्स। इससे ये पता चलेगा कि कब पॉलन सीजन्स होते हैं, कब पॉलन ग्रेन्स डोमिनेट करते हैं। The pollen calendar provides a clear understanding for clinicians as well as people with allergies to identify the potential allergy triggers कि अभी वो बाहर ना जाए क्योंकि अभी pollen grains की मात्रा ज़्यादा है। इसमें ऑथर ने और भी चीज़ें बताई हैं कि कैसे ये जो pollen grains से जो अस्थमा और उसे कैसे कम किया जा सकता है कि ऐसे ट्रीज लगाओ जिसमें pollens होते ही नहीं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व एक्सपर्ट्स वाइल डिजाइनिंग पार्क्स। वी शुड ट्राई टू प्लांट ट्री शब्स दैट रिलीज नो और लिटिल pollen जैसे कि पाम्स, नेटल, सफ़ेदा, व्हाइट मलबरी, कांग्रेस ग्रास, पाइन हैव अ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉलन। अब ये जो है इनमें तो पॉलन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में होता है तो वहाँ पर पॉलन तो नहीं जनरेट होंगे। तो हिबिस्कस, लिली एंड होली आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट। क्यूकम्बर्स एंड स्क्वॉशेस आर ऑल्सो मोनोशियस। सेलेक्ट प्लांट्स विद लो टू मॉडरेट पॉलन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर शहतूत और ये सफ़ेदा के पेड़ बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं, तो ये आप कम लगाओ क्योंकि इनमें से पॉलन ज़्यादा निकलते हैं। तो आई होप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, पर बस हमने पढ़ लिया। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो द न्यू ब्राह्मणिज्म। ये एग्जाम पर्पज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेना क्योंकि कुछ आपको रियलिटीज़ पता चलेंगी सोसाइटी की। आगे चलते हैं अ हेवियर हैंड। अब सेक्शन 49A है मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1915 का। उसमें डेथ पेनल्टी की बात की जा रही है कि अगर ये सेक्शन आपने वॉयलेट किया तो फिर आपको डेथ पेनल्टी हो सकती है। अब सेक्शन 49A एक्ट का है क्या, ये बोलता है कि अगर किसी भी ऐसे बिजनेस में आप रिलेटेड हो, उस लिकर के बिजनेस में रिलेटेड हो जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, स्पूरियस है, जो हूच नहीं होती, इलिसिट जो शराब होती है, इलीगल शराब होती है, कच्ची शराब होती है, अगर इन सब के बिजनेस में कोई भी इंगेज है तो उसको डेथ पेनल्टी हो सकती है। तो सेक्शन 49A ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब्स द पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू लिकर दैट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और स्पूरियस। अब ऐसा क्यों एक्ट में चेंज कर रहे हैं, अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी रिसेंट में केसेस देखे गए स्पूरियस लिकर के, जैसे कि मैंडासौर में, इंदौर में। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सोचा हम अमेंडमेंट करके डेथ पेनल्टी कर देते हैं। अब ऑथर ने बोला अगर इससे पहले भी हम देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ एक्साइज अरेस्ट हुए हैं वो बेलेबल सेक्शन में हुए 34 क्लॉज 1 में, जिसमें 47.41% अरेस्ट हुए हैं। और जो भी अरेस्ट होते भी हैं वो उन कम्युनिटीज़ के होते हैं जो कि ऑप्रेस्ड हैं, जैसे कि दलित, आदिवासी, बहुजन कम्युनिटीज़। तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है ये जो एक्ट है उसको यूज़ किया जाता है वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ऑथर ने बेसिकली इसमें यही बताया अगर आप डेथ पेनल्टी कर दोगे तो जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बोला था जब नेसेसिटी हो अरेस्ट करने की तभी अरेस्ट करना है, वरना अपीयरेंस का नोटिस देके छोड़ देना है। बेल नॉर्म होता है और जो अरेस्ट होता है वो एक्सेप्शन होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जो भी केसेस में FIR होती है उसमें 90% लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार देयर मस्ट बी अ नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट फॉर अ बेलेबल ऑफेंस। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो वहाँ पर ज़रूरत होनी चाहिए अरेस्ट करने की, अगर नहीं है तो पुलिस सिंपली एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस देकर छोड़ सकती है अंडर सेक्शन 41A। However, ऐसा देखा गया कि 1/5 of the accused were issued this notice even though that option could have been used by the police in over 90% of the FIRs। तो लगभग 90% ऑफ द FIRs में यहाँ पर पुलिस को ये सेक्शन यूज़ करना चाहिए था और सिर्फ अपीयरेंस का नोटिस देके छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया पुलिस ऑफिसर्स द्वारा। एक्सेसिव अरेस्ट, अब ज़्यादा अरेस्ट होता है फॉर लो लेवल बेलेबल ऑफेंस। उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रिजन होती है उसमें इतना ज़्यादा कंजेशन होता है, लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। तो देयर आर 2 ways in which one may obtain bail from the police। अब 2 तरीके से पुलिस से बेल ऑब्टेन की जाती है। कैसे, या तो पर्सनल बॉन्ड साइन कर दो कि ये सम पे करेंगे अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने हम नहीं हाजिर हो पाए, और दूसरी बात ये कि किसी को बोल दो कि वो डिपॉजिट कर दे बेल अमाउंट। ठीक है, ये 2 कंडीशन होती हैं। यहाँ पर ऑथर ने बोला जैसे कास्टिस्ट और क्लासिस्ट नेचर इस एक्साइज पुलिसिंग का कि सिर्फ वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को ही इलीगल स्पूरियस शराब के ट्रेड में उनको जेल में डाला जा रहा है, तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी पता चलती है कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ है उनको कैसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। तो इट इज़ क्लियर दैट इन्फ्लेटिंग द पेनल्टी अंडर सेक्शन 49A वुड रेंडर दीज ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ मोर वल्नरेबल। अब अपने डेथ पेनल्टी कर दी तो इसकी वजह से ये जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी। प्रीवियस रिसर्च ऑन द डेथ पेनल्टी, इसके अलावा जिस भी डेथ पेनल्टी के अमेंडमेंट हुआ उसके रिसर्च के थ्रू ये पता चला है कि इसका कोई भी डेटरेंट इफेक्ट नहीं होता और इसकी वजह से जो डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट और हो जाता है सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ पे। आगे हम चलते इस आर्टिकल में हम ये पढ़ेंगे द पार्टी वॉन्ट इट्स पीपल्स बैक। अब यहाँ पर क्या है, जो CCP है, जो चाइना है, वो अपने एडटेक सेक्टर पे क्रैकडाउन कर रहा है। तो वैसा क्यों कर रहा है चाइना, अपने एडटेक सेक्टर पे क्रैकडाउन क्यों कर रहा है, ये हम पढ़ेंगे।
अब सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है कि जब से पैंडेमिक आया तब से ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना आ चुका है, ठीक है। एडटेक बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स एडटेक आ रहे हैं, इंडिया में भी लगभग 3 हैं और वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं जो 3 एडटेक इंडिया में हैं। तो द न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म्स दैट कंबाइन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स अचीव कॉलिंग कॉर्ड ऑफ एडटेक इन इट्स एबिलिटी टू क्यूरेट कस्टमाइज लर्निंग क्रिएट कर देते हैं। बच्चे अपने पेज से पढ़ सकते हैं, वरना अगर ट्रेडिशनल स्कूलिंग होती है तो टीचर जिस पेज से पढ़ा रही है तो उसी पेज से बच्चों को पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चे अपने पेज से इंट्रैक्शन कर सकते हैं कि उनको कितने पेज पर पढ़ना है। चाइना, जिसमें लगभग 240 मिलियन स्कूल गोइंग बच्चे हैं, between kindergarten and the pre-college 12th grade become a natural destination for the early edtech startups and innovators। तो चाइना में भी काफ़ी edtech startups और इनोवेटर्स हैं। 50% जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुआ है edtech में वो चाइना में ही हुआ है, और चाइना की edtech की इंडस्ट्री लगभग $10 बिलियन की, तो 2020 में ही $10 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया। इंडिया का भी डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी अच्छा है और edtech सेक्टर यहाँ पर भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अनअकैडमी, एरोडेटस और अपग्रेड तो यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, साथ ही जो बाइजू है वो तो डेकाकॉर्न बन चुका है। यूनिकॉर्न वो होते हैं जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, और डेकाकॉर्न वो होते हैं जिन कंपनी की वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज़्यादा होती है। अभी लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्रैकडाउन कर रही है एडटेक सेक्टर्स पे। तो ऐसा क्यों कर रही है, क्रैकडाउन क्यों कर रही है एडटेक सेक्टर्स पे? जैसे कि यहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इश्यू किया है गाइडलाइंस कि प्राइवेट ट्यूटरिंग कंपनीज टू रजिस्टर एज नॉन प्रॉफिट। जो भी प्राइवेट ट्यूटरिंग कंपनीज हैं, जैसे कि हमारे आकाश फिरजी, नीट की कोई भी कोचिंग, कोटा में जो भी कोचिंग्स हैं, उन सबको नॉन प्रॉफिट की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर होंगे, चाइना में। तो जो भी एडटेक्स है उनको नॉन प्रॉफिट की तरह रजिस्टर करने की ज़रूरत है। banned extracurricular tutoring from going public and made it obligatory for all tutoring agencies to have regulatory approval। इसके अलावा जो भी ट्यूटरिंग एजेंसीज हैं उनको रेगुलेटरी अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स पे भी लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। कर्ब्स ऑन टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स की जिस दिन पब्लिक हॉलीडे वीकेंड होगा उस दिन बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। एंड द प्रोहिबिटिंग ऑफ ट्यूटरिंग फॉर चिल्ड्रन बिलो 6, और 6 से कम साल के बच्चे तो उनकी ट्यूटरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से जो एडटेक कंपनीज थी उनके शेयर में काफ़ी भारी मात्रा में गिरावट आई थी। अब यहाँ पर इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? अब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके वजह से, क्योंकि जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है और चाइना अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर पेरेंट्स को ये लगेगा कि एजुकेशन महंगी है तो वो जानबूझकर कम बच्चे करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर चाइना को अपना डेमोग्राफी बढ़ानी है तो वो कोशिश कर रहा है कि जो एजुकेशन का खर्चा है वो कम हो सके, ताकि जो पेरेंट्स हो वो इनकरेज हो सकें और बच्चे पैदा करने के लिए। या एक कुछ आर्ग्यू ये भी करते हैं कि गवर्नमेंट का डिज़ायर है कि जैसे ओवर वर्किंग ऑफ यंग चिल्ड्रन बाई ओवर एस्पिरेटिंग पेरेंट्स। अब पेरेंट्स की एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो बच्चों को बचपन से ही नहीं तुम यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो, जैसे इंडिया में वाइट हाउस जूनियर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, जैसे वाइट हेड जूनियर क्या कर रहे थे कि 6 साल के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे थे, 6th क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे थे। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन ना हो शायद इसलिए, या फिर पहली बात ये जो सोशल इनइक्वालिटी हो गई थी रैट रेस कल्चर से, इस वजह से। अब ऑथर ने बोला ये कोई भी रीज़न नहीं है, इंपॉर्टेंट रीज़न अब ऑथर बताएगा कि क्या रीज़न ऐसा क्यों किया, सीसीपी ने क्यों क्रैकडाउन किया एडटेक इंडस्ट्री में। तो सीसीपी की जो मेंबरशिप है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है चाइना की, उसमें मेंबरशिप बहुत मुश्किल होती है। लगभग 22 मिलियन लोग अगर अप्लाई करते हैं तो 2 मिलियन ही एक्सेप्ट होते हैं। तो अबाउट 7% ऑफ चाइनाज 1.4 बिलियन पीपल। तो सीसीपी की मेंबरशिप लगभग 7% ऑफ चाइना के लोगों के पास है, 1.4 बिलियन में 7%। अब एडमिशन जो पार्टी में है वो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है। The universities in turn draw their aspiring candidates from the vast network of primary, tertiary and secondary schools that dot the country. अब while edtech टीचिंग मॉड्यूल्स क्लेम टू स्प्रूस अप स्किल्स, अब यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली एडटेक स्किल्स के बारे में ये बताया। जो एडटेक इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती है, वो पर्सनल और सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करती हैं, और इसके अलावा जैसे जब कोई भी इंसान डिजिटल इंटरेक्शन करता है तो वो अपने वहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स छोड़ के चला जाता है, उसके बिहेवियरल सर्कल्स के बारे में कोई चीज़ें पता चलने लगती हैं। और इसके अलावा जो एडटेक कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो इसको मॉडिफाई भी कर सकती हैं। तो एंड सेकंड, द मोर वरिंग द एडटेक कंपनी नाउ पोटेंशियली possesses द कैपेसिटी टू मॉडिफाई, स्टीयर, नज एंड इवन इन्फ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ इट्स यूजर, कि वो बिहेवियर जो यूज़र का है उसको बदल भी सकती हैं, ठीक है। तो बॉटम लाइन सीसीपी की ये कि सीसीपी को रियलाइज़ हो गया जो एडटेक है अगर उसको अनचेक छोड़ दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइवेट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी साइकोलॉजी को कंट्रोल करती है, वैसे ही ये कंपनीज भी बच्चों की साइकोलॉजी को कंट्रोल करने लगेंगे। तो देयर आर गुड रीजंस देयरफॉर टू बी बिलीव। तो गुड रीजंस ये है, ये बिलीव करने की जो चाइना है उसका ये जो डिसीजन है एडटेक्स पे क्रैकडाउन करने का, ये पॉलिटिकल है ना कि लॉजिस्टिकल है, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स के द्वारा डिसीजन है। लेकिन इंडिया को देखो तो इंडिया इसके बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड में जा रहा है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वहाँ पर हम क्या करें, प्राइवेटाइज करने की कोशिश करें इंडिया की जो एजुकेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं।
अब इंडिया जो है एंड ओवर टाइम इट कुड लूज द एबिलिटी टू चेक प्राइवेट इंटरेस्ट। तो अब इंडिया में जब इतने ज़्यादा प्राइवेट इंटरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है, तो जो पब्लिक कैपेसिटी है वो चैलेंज ही नहीं कर पाएगी प्राइवेट को, जब प्राइवेट एटेक्स इतने ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। लेकिन चाइना क्या चाह रहा है, चाइना डेटरेंस क्रिएट करना चाह रहा है, सीम्स डिटरमाइंड टू इंश्योर दैट, डिटरमाइंड है कि जो उसका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पब्लिक एसेट्स के पास ही रहे और वो प्राइवेट में ना चले जाए, क्योंकि काफ़ी अनचेक्ड हो जाएगा, फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो उस पर कोई भी होल्ड नहीं रख पाएगा। यहाँ पर ऑथर ने इस आर्टिकल में ये बोला, जो सार्क है, सार्क को ये सोच के बनाया गया था कि फ्रेटर्निटी आएगी, ब्रदरहुड आएगा अमंग द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अमंग द साउथ एशियन नेशंस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर 3 कंट्रीज तो पार्टीशन वाले ही हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, लेकिन उसके बाद भी जो हम अपने पार्टीशन वाली चीज़ें नहीं भूल पाते। सार्क की कोई मीटिंग नहीं होती क्योंकि इंडिया चाइना एक चेयर पे बैठ के बात नहीं करना चाहते हैं। तो व्हेन सार्क वाज मूटेड इन 1985, जब सार्क की 1985 में बात हुई तो इट क्रिएटेड द होप, ये होप क्रिएट हुई दैट ट्रेड, कल्चरल एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज की वजह से जो पॉलिटिकल लेगेसीज है पार्टीशन की वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगी और एक रीजनल फ्रेटर्निटी बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दैट वॉज मैनिफेस्टेटेड इन द पैरालिसिस ऑफ सिंपैथी टू द वायलेंस। अब ये ऐसे पता चल रहा है कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, कोई रीजनल फ्रेटर्निटी नहीं डेवलप हुई, क्योंकि जब म्यांमार में वायलेंस इतना ज़्यादा हो रहा था कू के बाद, तो किसी एक नेशन ने एक बात भी नहीं बोली। नाउ व्हेन अफगानिस्तान इज गोइंग थ्रू अ कन्वर्जन, अब अफगानिस्तान में इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हो रहा है, उसके बाद भी साउथ एशियन कंट्री चुप हैं, वो कुछ कह नहीं रहे हैं। अब वन ऑफ देम क्रिएटेड अ होप दैट द स्कूल करिकुलम, अब सार्क में ये वाली बात भी की गई थी, जो स्कूल करिकुलम होगा वो डिफरेंट कंट्रीज में एग्जामिन्ड होगा बाय द जॉइंट टीम। तो यहाँ पर ये हुआ, जो बच्चे होंगे अब वो बच्चे इस सोशलाइजेशन के साथ बड़े होंगे कि उनके अंदर प्रेजुडाइसेस नहीं होंगे, क्योंकि अभी बच्चे बड़े होते हैं तो उनको ये लगता है नहीं पाकिस्तान ऐसा है, चाइना वैसा है। लेकिन अगर बच्चे एक ही तरीके के एजुकेशन सिस्टम में बड़े होंगे और उनके अंदर प्रेजुडिसेस बचपन से ही खत्म कर दी जाएंगी, कोई पक्षपात नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तो वो सबको अपने जैसा ही मानेंगे, पाकिस्तान के लोगों को भी अपने जैसा मानेंगे, चाइना के लोगों को भी अपने जैसा मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो सार्क इसमें बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया है। द आइडिया ऑफ ए साउथ एशियन कंजोर्टियम हैज फ्रेड ओवर द ईयर्स। तो साउथ एशियन कंजोर्टियम की जो बात होती थी वो आइडिया धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। वी कैन व्यू दिस एज द रिसीडिंग ऑफ एन एजुकेटेड इमेजिनेशन इन आवर रीजन। The children growing up in our part of the world, irrespective of the country they live in, need explanatory help from adults as why there is so much turmoil all around. Socialization of the mind is a long and complicated process. तो socialization बचपन से जैसा होता है वैसे ही आगे चलता है। Ushering the young mind into a culture of peace, अगर हम बचपन से ही बच्चों को culture of peace में रखेंगे तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, कंट्रीज़ को मिलकर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। 3/4 ऑफ अ सेंचुरी आफ्टर पार्टीशन, लगभग 3/4 हो चुके हैं पार्टीशन के बाद। साउथ एशियंस आर नो लॉन्गर टू कंसाइनिंग इट्स मल्टीपल फॉलोआउट्स टू हिस्ट्री। द आइडिया ऑफ साउथ एशिया इज रिलेटिवली यंग एंड सार्क अटेम्प्ट टू प्रमोट हिज हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस सो फार। और जो सार्क है वो उसको प्रमोट नहीं कर पाया है, इस रीजनल फ्रेटर्निटी को। जो म्यांमार ने सार्क मेंबरशिप को लगभग 13 साल पहले अप्लाई किया था, फिर अफगानिस्तान उसका मेंबर बन गया था, 8th मेंबर बना था 2007 में। It feels strange that South Asia's sole forum for collective deliberation has maintained silence over a tumultuous turmoil known to every child. अब यहाँ पे अफगानिस्तान में हो रहा है तो साउथ एशिया के सारे नेबर शांत हैं, म्यांमार में जो हुआ साउथ एशिया के सारे नेबर शांत है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला ये सार्क जो है रीजनल फ्रेटर्निटी में कभी कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। अब आगे होता है नहीं होता है। अब तालिबान में प्रोटेस्ट चल रहा है, अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द पाकिस्तान और तालिबान। तो 100 of men and women marched into the streets of Kabul on Tuesday to protest against the Taliban। और उन्होंने ये बोला ये जो पाकिस्तान इधर इंटरफेरेंस कर रहा है पंजशीर में, ये जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, ये सब इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग प्रोटेस्ट में स्लोगन्स रेस कर रहे थे जैसे लॉन्ग लिव द रेजिस्टेंस, डेथ टू पाकिस्तान। तो यहाँ पर फिर तालिबान ने उन प्रोटेस्टर्स को राइफल बट से मारा और साथ ही उन्होंने स्टिक से उनके ऊपर अटैक करवा दिया। ये सब तो तालिबान करते ही रहता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जी ने बोला है चाइनीज़ टाइकून्स को कि जो आपने इतनी ज़्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट कर ली, एक काम करो, ये जो लोग जो इकॉनमी के साथ बराबर में नहीं बढ़ पा और इनक्वालिटी के कारण वो पीछे रह गए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 4 decades ago डेंग जियोपिंग डिक्लेयर दैट, अब डेंग जियोपिंग ने लगभग 4 decades पहले, 40 साल पहले ये बात बोली थी कि चाइना को अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए लगभग कुछ लोगों को पहले रिच होने देना पड़ेगा। तो लेट सम पीपल गेट रिच फर्स्ट। अब जी जिनपिंग क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ टाइकून्स उनको नोटिस पर लाया जाए कि अब टाइम आ गया कि उनको अपनी वेल्थ शेयर करनी पड़ेगी विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। अब ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि मिस्टर जी सेज द कम्युनिस्ट पार्टी विल परस्यू कॉमन प्रॉस्पेरिटी, कॉमन प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, जो वेल्थ गैप है वो कम से कम होना चाहिए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे कंट्री की लीडरशिप में। अब पावरफुल चाइना तभी होगा जब वो फेयर और जस्ट चाइना होगा, लोगों के अंदर, लोगों के पास पैसा होगा, सारे लोगों के अंदर इक्वालिटी होगी। चाइना इज वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर चाइना देखो तो वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वहाँ पर इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, जो लोग अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो लोग गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। अब चाइना सोशलिस्ट कंट्री है, उसके बाद भी वहाँ पर इतना ज़्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है। पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो कंसंट्रेटेड है सिटीज़ में, एलिट स्कूल्स में एंड सो ऑन।
अब फेसिंग स्क्रूटनी सम ऑफ चाइनाज बिगेस्ट बिलियनियर्स, अब जो जैक मा उन्होंने काफ़ी अपनी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स चैरिटी में दे दिए। चाइना इज नॉट एफ्लुएंट इनफ टू शिफ्ट क्लोजर टू द कम्युनिस्ट पार्टी लॉन्ग स्टैंडिंग आइडल ऑफ वेल्थ शेयरिंग, तो यहाँ पर वेल्थ शेयरिंग की बात की गई है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि वेल्थ शेयरिंग के साथ साथ यहाँ पर चाइना क्या कर सकता है, इनहेरिटेंस टैक्स लगा दे, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दे, लेकिन जो यहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर एलिट्स भी बहुत सारे हैं, तो उनमें एंगर देखने को मिल सकता है अगर उनको टैक्स देने की कोशिश करनी पड़े। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम चलते हैं। आरबीआई ने ये बोल दिया कि जनवरी 1 के बाद कोई भी मर्चेंट या कंपनीज होंगी वो कार्ड डेटा को स्टोर नहीं करेंगी। इसके अलावा मैंने आपको टोकनाइजेशन बता दिया। टोकनाइजेशन में क्या होता है, जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स होती हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी टोकन नंबर से, ऑल्टरनेट कोड से, ताकि जो ओरिजिनल डिटेल्स हैं वो ना सेव हो। फॉर एग्जांपल सीवीवी और कार्ड का ओरिजिनल नंबर ना सेव हो, जिसकी वजह से फ्रॉड कम हो सके। यहाँ पर जो सीएससी है, कॉमन सर्विसेज सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, उसे अब अप्रूवल मिल गया है कि वो पासपोर्ट सेवा केंद्र भी मैनेज कर सकता है, जो भी रूरल एरियाज़ में। अब जो सीएससीज है उनका काफ़ी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी अच्छे हैं, लगभग 2.5 लाख का उनका पूरा नेटवर्क है। उसकी वजह से जो वोटर आईडी कार्ड में रजिस्ट्रेशन होता है, गांव के लोग जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, तो ये जो सीएससीज के सेंटर्स होते हैं ये वो काम कर देते हैं उन लोगों के लिए जो भी गांव के लोग होते हैं। अब इनका इतना ज़्यादा अच्छा नेटवर्क है, इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि इनको पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी लगा दिया जाए, ताकि जो गांव के लोगों को आसानी हो सके। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।